तो चर्चा करें क्या ईरान और यूएस के बीच जो समझौता हुआ था, शांति समझौता हुआ था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। एक बार फिर से हमला की स्थिति बन चुकी है और ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि हम वापस से नाकेबंदी कर देंगे और सब हमले की जड़ फिलहाल तात्कालिक वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। ठीक है, इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप है, ईरान की अपनी दलीलें हैं, अमेरिका की अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन सब के बीच में पिस रही है पूरी दुनिया, जिसमें से भारत भी शामिल है और वो सब की वजह है कच्चा तेल। मैं एक सवाल एम्बेसडर शशांक आपसे पूछूंगा, फिर तनेजा साहब आपके पास भी आऊंगा कि इस हालात से निपटने के लिए भारत या फिर भारत जैसे देशों को अब एक तरीका स्थायी ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति हमेशा के लिए बनी रहे, यानी सब कुछ समान हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या पूरे खाड़ी के क्षेत्र में, और इसकी संभावना कितनी है? अगर नहीं तो हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? एम्बेसडर शशांक, पहले आप। जी, जो आज का अभी डिस्कशन चला है उसी से कुछ ऐसा संकेत मिलने लगा है कि भारत जैसे देशों को अब ऑल्टरनेटिव तरीकों को सोचना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालने होंगे। और मुझे कोई शक नहीं है कि जो खाड़ी के और देश भी हैं, वो भी अपनी कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिव एग्ज़िट रूट्स निकाल सकें, अपने तेल को विश्व के बाज़ार में बेचने के लिए। लेकिन भारत को ध्यान रखना होगा कि इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए, और क्योंकि हमारी जनता का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 140 करोड़ है, तो हम उनको इस तरीके से किसी दूसरे देशों के आपस में लड़ाई के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता का जो हमारे प्रधानमंत्री ने कैंपेन चलाया है, उसको आगे बढ़ाना होगा। और दूसरा ये कि जब तक हम अपने रिसोर्सेज को निकालते हैं, तब तक कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ से और अल्टरनेटिव रूट से हमारे पास जो है ये ऑयल और गैस के रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जैसे ही गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, तो बहुत आसान रूट मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन वो मुझे लगता ये है कि अब थोड़ा-सा आसानी की जगह, जाने की जगह हमको ध्यान ये रखना है कि कब तक इस तरह की जो है दिक्कतें आती रहेंगी हमारे देश में, और उसके लिए सोचना। नरेश तनेजा जी आई थिंक मेरे ख्याल बेस्ट रहेंगे इसके बारे में समझाने के लिए। मैंने तनेजा साहब आप ही पर टॉस कर दिया शशांक सर ने। नहीं, जैसा कि शशांक जी ने बताया, देखिए भारत के आगे तो बड़ा स्पष्ट है। अब जिस तरह का जो वहां पे नया मिडिल ईस्ट या नया वेस्ट एशिया उभर के आ रहा है, एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि आने वाले लंबे समय तक जिस तरह का हमने वहां पे जो है एक तरीके की अस्थिरता देखी है, वो और बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होगी। नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, नया एनर्जी आर्किटेक्चर बनेगा। अमेरिका वहां से लगभग कमजोर हो चुका है। नई ताकतें वहां जो जो आना चाहती हैं वो इतनी आसानी से नहीं। वो जिसको आगे इतिहास में देखे, जो सेंट्रल एशिया का जो ग्रेट गेम था, वो ग्रेट गेम जो है आपको मिडिल ईस्ट में आने वाले 20 साल में दिखने वाला है। और भारत को भी अपनी भूमिका में ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम नकार के वहां से निकल रहे हैं। लेकिन जो हॉर्मुज में हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है? अगर ये एमओयू मान लिया पीस अकॉर्ड में बदल भी जाता है, और ईरान तो बड़ी ताकत के रूप में निकलेगा, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता। जो ये ग्रेट पावर के रूप में उस इलाके के अंदर, जैसे इजराइल ग्रेट पावर है और ईरान भी बनेगा। और मेरा अपना एनालिसिस ये है कि लाख कोशिश कर ले अमेरिका, आने वाले, हो सकता है समय लग जाए, लेकिन ईरान को भी समझ में आ गया है, आणविक हथियार अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका भविष्य जो है वो हमेशा जो है वो खतरे में रहेगा। जब नॉर्थ कोरिया जैसे देश एटॉमिक वेपन्स बना सकते हैं और पाकिस्तान जैसे बिल्कुल जिनकी इकोनॉमी है ही नहीं वो बना सकते हैं, तो ईरान में जो है वो मुझे नहीं लगता कि एक सीमा से आगे अमेरिका उनको रोक पाएगा। और इसलिए ग्रेटर ईरान जो है उसका उदय होगा, अच्छा बुरा होगा वो एक अलग बहस हो जाती है। लेकिन जो हॉर्मुज में हो रहा है, ये तो बात स्पष्ट है। ईरान ने भारत को कहा है वो वहां उसको टोलिंग नहीं करेगा। चाइना ने दबाव डाला है कि इस पर टोलिंग नहीं होनी चाहिए, और तमाम देशों की वो एक टोलिंग नहीं, और ईरान कह रहा है हम टोलिंग नहीं करेंगे, हम हो सकता है नजर रखेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से। खैर वो भी, लेकिन स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है, क्या गारंटी है कि 4 साल बाद हॉर्मुज 2.0 ना हो जाए, या 10 साल बाद हॉर्मुज 2.3 ना हो जाए? भारत जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस से चलती है, और हमारी निर्भरता आने वाले समय में तेल पे बढ़ रही है। हम आज की तारीख में 58 लाख बैरल प्रतिदिन हमारी खपत है, और आने वाले समय में ये 80 लाख होने वाली है। 80 लाख, अगर आपकी अर्थव्यवस्था 6 से 7% बढ़ती है, रिन्यूएबल बढ़ेगा लेकिन तेल पर निर्भरता कम नहीं। तो अगर हॉर्मुज 2 होता है, या हॉर्मुज 3.2 होता है, हॉर्मुज 4.4 होता है, आने वाले 10 साल के अंदर हमारे पास क्या विकल्प है? इसलिए भारत को तो सबक मिल चुका है
कि आप चाहे कल को वहां समझौता हो भी जाता है, पर हमको अपनी निर्भरता खाड़ी के देशों पे कम करनी पड़ेगी। सऊदी अरब को जो है अपनी निर्भरता स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खत्म करनी पड़ेगी। यूएई से नई पाइपलाइन बनाएं या जो भी करें, इराक को भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि भारत उनका बड़ा खरीदार बना रहे। अगर ऐसा वो नहीं चाहते तो भारत जो है उसके पास तमाम विकल्प हैं। एक चीज अच्छी हुई है 28 फरवरी से कि भारत जो पहले दूर दराज के देशों से इतना तेल नहीं लेता था, आज हम ले रहे हैं। पिछले जो 3 महीने के अंदर हमारा ज्यादातर तेल जो है वो खाड़ी के देशों से नहीं आया, वो अन्य देशों से, अन्य ज्योग्राफी से आया है। तो हमसे उनसे लेकिन एक उसे कीमत बहुत चुकानी पड़ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी समस्या यह है कि उसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज्यादा है, इंश्योरेंस की ज्यादा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ और नहीं होगा। सप्लाई इसलिए भारत ने कर बिल्कुल लिया है कि जो भारत पहले 4 पैर पे खड़ा होता था, आज भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो नया बन रहा है उसमें यह है कि आज हम 43 देशों से तेल मंगा रहे हैं, अर्थात हमारी एनर्जी सिक्योरिटी 43 पैरों पे खड़ी होगी। इसी तरह भारत काम कर रहा है, जो मुझे लगता है काफी अच्छी सोच है। नरेश कौशिक साहब, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूं कि जैसे कि ईरान का मामला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही अगर आऊं तो भारत ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, ईरान के साथ भी संबंध बिगड़े नहीं हैं, संबंध अच्छे ही हैं। तो क्या आगे चलकर ये हो सकता है कि ठीक है बाकी दुनिया से लड़ाई जैसे तैसे चलती रहे, लेकिन कम से कम ओमान जैसे देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस हिस्से से हमें तेल की सप्लाई वापस से सुचारू तरीके से हो सके, सस्ते दामों पर हो सके, इसका फायदा मिल सकता है क्या? ये बात तो सही है कि भारत को विकल्प तलाशने होंगे और रिन्यूअल्स पर और ज्यादा जोर देना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत मिडिल ईस्ट या जिसको वेस्ट एशिया हम कहते हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भारत ने ये जानबूझ के ही किया है कि ईरान के साथ संबंध भारत ने बिगाड़े नहीं हैं। ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन दूसरे साथ साथ जो यूएई के साथ जो भारत के जो संबंध इससे भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, उसके पीछे भी वही सोच है कि हमें विकल्प तलाशने हैं। यानी यूएई में जो एक अलग एक पाइपलाइन बना रहा है जिसमें उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर ना रहना पड़े, ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो ईरान को भी ये समझना होगा कि अगर उसने इस पर बार बार इस तरह से अड़ंगा लगाया तो फिर ईरान को भी अपना तेल बेचना मुश्किल होगा। तो ये भी ईरान को भी ये सोचना होगा। और मुझे ऐसा लगता है ईरान कोई बेवकूफ देश नहीं है, वहां भी इस बारे में सोच है, इस बारे में वहां भी बातचीत हो रही है कि हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक सीमा से आगे हथियार के तौर पर एक सीमा से आगे हथियार के तौर पर ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थोड़ा रोक रहा हूं बीच में क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, हमें बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है। रिजवी साहब, दो चीजें हैं कि ईरान भी एक सीमा से आगे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको कैसे आप देख रहे हैं? जी देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर है, ईरान जो है हथियार के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है। प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो यूएस की तरफ से हो रही है। यूएस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसी स्ट्रेटेजिक जगह पे ईरान का कंट्रोल है, क्योंकि यूएस ये चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका कंट्रोल रहे, उसके मुताबिक लोग तेल खरीदें, उसके मुताबिक लोग जो है दुनिया की पॉलिसी बनाएं। तो इस वक्त यूरोप से लेके इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, पूरी दुनिया तैयार है ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने की। यहाँ बात हुई कि क्यों ईरान ने ये इंडिया के जहाज रोके हैं। सबसे ज्यादा चाइना के बाद अगर किसी के जहाज निकले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जंग के दौरान भी जब निकले हैं तो वो इंडिया के जहाज हैं। ईरान पूरी दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है, पूरी दुनिया ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है, लेकिन यूएस चाहता है कि अपनी दादागिरी, अपनी पुलिसमैनशिप, अपनी गुंडागर्दी के जरिए से इस पूरे रीजन को जो है वो उलझाए रखे और ये इमेज बनाए दुनिया में कि इस पे दरअसल इस पे हम लोग यूएस का जवाब लेते। हाँ बिल्कुल, इस पे दरअसल यूएस का जवाब लेते। हमारे साथ धीरज कौल साहब हैं, लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो चुका। कौल साहब, मैं आपका जवाब ले नहीं पा रहा हूँ। अगले शो में जब हम लोग अब बैठेंगे तो फिर इस पर लंबी चर्चा करेंगे, क्यों आखिर कच्चे तेल पे पूरी तरह से कंट्रोल अमेरिका चाहता है, ऐसा क्यों परसेप्शन बनता जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे किसी और शो में। लेकिन फिलहाल शो का समय यहीं खत्म हो चुका है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंह से आवाज। नमस्कार।